देश को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 और भारत पराधीन था, परतंत्र था, अंग्रेजों के अधीनता में हम रहते थे। एक शब्द में गुलामी का प्रयोग नहीं करता। आपने कभी सुना होगा, बराबर सुना होगा कि भारत अंग्रेजों का गुलाम। अब क्यों नहीं करता वो बता दे रहा हूं संक्षेप में। हम कभी गुलाम नहीं थे। गुलामी एक मानसिकता होती है। आप इतिहास के पन्नों को उठा करके देखेंगे तो भारत कभी भी गुलाम नहीं रहा, चाहे वो अंग्रेजों का हो, चाहे वो मुगलों का हो। और प्राचीन काल में जाएंगे तो शकों, ओणों, यूनानियों, डच, फ्रेंच, ये सब इस देश में आए। उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत जरूर किया, लेकिन हमें वो गुलाम नहीं बना पाए। आप इतिहास उठा करके देखिए, पाएंगे कि अगर एक तरफ उन्होंने हुकूमत की तो दूसरी तरफ बगावत होती थी। और गुलामी में बगावत नहीं होती, गुलामी में सरेंडर होता है। आदमी पूर्ण रूप से सरेंडर करता है। क्या हिंदुस्तान ने कभी अंग्रेजों के सामने सरेंडर किया? अगर अंग्रेजों के सामने सरेंडर किया तो भगत सिंह क्या कर रहे थे? अगर अंग्रेजों के सामने हमने सरेंडर किया तो सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे? चंद्रशेखर आजाद क्या कर रहे थे? चंद्रशेखर आजाद ने अपने को गोली मार ली इसलिए कि मेरा शरीर अंग्रेजों को जिंदा प्राप्त न हो। यही है ना। इलाहाबाद में जो आज प्रयागराज है, वहां पे अल्फ्रेड पार्क में वो जगह मौजूद है, इस पेड़ के नीचे चंद्रशेखर आजाद ने गोली मारी। भगत सिंह ने बम फेंका, और वो भी बम मारने वाला बम नहीं था, आवाजा बम था। और उन्होंने कहा, और खड़े होकर के कहा कि मैंने बम फेंका। फांसी की सजा होती है। हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए, उफ तक नहीं किए। एक 21 बरस का नौजवान किस तड़प के साथ अंग्रेजों का विरोध कर रहा था। क्या वो गुलामी थी? आप याद करें, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, क्या ये गुलाम थे? और छोड़िए, वंदे मातरम किताब आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़िएगा। वंदे मातरम गीत जो है वो क्यों लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टर, आनंद मठ किताब का नाम है, उसमें वंदे मातरम गीत है। जानते हैं बंगाल में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के जनक वहां के भिक्षु थे, सन्यासी थे, फकीर थे। मुस्लिम फकीरों ने भी अपना योगदान दिया। और तो और संथाल परगना के भील थे, आदिवासी थे, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए हजारों की संख्या में अपना बलिदान दिया। उनका नाम ही नहीं आता। ये बड़ा दुर्भाग्य है, उनका नाम नहीं आता। इतिहास को हम 1857 से जोड़ते हैं कि आजादी की पहली लड़ाई थी, या बगावत कुछ लोग करते हैं, न्यूट्रली कर। लेकिन वो बगावत नहीं थी, सैन्य बगावत नहीं थी। वो सोचा समझा आंदोलन था, बगावत थी, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था। और उसके पहले भी भीलों ने, संथालियों ने आंदोलन को जन्म दिया। क्या कहेंगे, भारत गुलाम था? कभी गुलाम नहीं रहा। बच्चों, आप इस पर किसी को भी चुनौती दे सकते हो कि भारत कभी भी गुलाम नहीं था। हम परतंत्र जरूर थे, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में। आप उठा के देखो, औरंगजेब कहां का शासक था? क्या पूरे देश का शासक था? औरंगजेब
औरंगजेब का जो कब्जा था वो उत्तर भारत में ही अधिक से अधिक था। दक्षिण में तो उनका था ही नहीं कुछ, विजयनगर वगैरह में तो कुछ था ही नहीं। तो इस तरीके से, और अंग्रेजों के औरंगजेब के बारे में पढ़ो, जिंदगी भर वो दौड़ता भागता रहा अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, कभी यहां बगावत, कभी वहां बगावत। कभी चैन से राज्य कर पाए क्या? चैन से रोटी खा पाए? कभी नहीं, नेवर। मेरा कहने का मतलब एक है, भारत कभी भी गुलाम नहीं। आप याद करिए, 1448 में आता है वास्को डी गामा। कार्य क्षेत्र क्या रहा? गोवा। कालीकट में फ्रेंच आए, वास्को डी गामा पुर्तगाली था, फ्रेंच आए, लेकिन उनका क्षेत्र एक छोटा छोटा क्षेत्र था। कहीं भी पूरे देश पर कोई शासक किसी का नाम बता दीजिए जो कच्छ से कामरूप तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो शासन करता रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं। तो इसलिए भारत कभी भी गुलाम नहीं। हम लोग कभी भी गुलाम नहीं, और परतंत्र भी हुए तो अपनों के कारण हुए। ये भी होता है, अपनों के कारण। हमारे बीच के लोगों ने जब बाहरी ताकतों की मदद की तभी हम पर शासन हुआ। तो रिपब्लिक डे के अवसर पर एक चीज मैंने स्पष्ट किया कि भारत कभी भी गुलाम नहीं था, ये दिमाग से निकाल दीजिए। और इसके पहले भी शासन पद्धतियां थी, भारत में चलती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, रिपब्लिक डे का मतलब क्या? गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब जनता का तंत्र। तंत्र बने शासन, जनता का शासन। भारत में डेमोक्रेसी है। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की परिभाषा दी, सर्वमान्य परिभाषा। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये तीन है। गवर्नमेंट जो है ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, किसकी सरकार होती है? जनता की। किसके लिए होती है? जनता के लिए। किसके द्वारा होती है? जनता के द्वारा। हम चुनते हैं। अभी चुनाव होने वाला है, कौन चुनेगा? 18 वर्ष या उससे ऊपर के लोग, क्योंकि वो मतदाता सूची में होते हैं। कौन चुनता है? हम चुनते हैं। ये गणतंत्र है। इस तरह का गणतंत्र आप देखेंगे तो अंग्रेजों की तो बात छोड़िए, आज से 2006 वर्ष पहले भी भारत में गणतंत्र था। और गणतंत्र था वो लिच्छवी और वैशाली में, कपिलवस्तु के अंतर्गत वो आते थे। 2 उदाहरण में दे रहा हूं, और भी कई है। और वहां पर सभा और समिति, जैसे हम पार्लियामेंट होता है, वहां पर सभा और समिति होती थी, और उसमें बहस होती थी, विषयों पर चर्चाएं होती थी, निर्णय लिए जाते थे। मगध के राजा अजात शत्रु को नाको चना चबवा दिया था लिच्छवी शासन ने। किसके आधार पर? गणतंत्र के। तो हमारा गणतंत्र का जो इतिहास है वो पुराना है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। 1950 से पहले भारत में आजादी के समय लगभग 565 रियासतें ऐसी थी जो अलग अलग राजा बनते थे। रामनगर राजा, डुमराव राजा, क्या थे? ये रियासतें थी। और ये रियासतें भारत में विलय नहीं करना चाहती। जब देश आजाद हुआ, कहा गया इनसे कि या तो आप रियासतों को स्वयं मर्ज कर दो गणतंत्र में, और नहीं तो हम तुम्हें मर्ज करवा देंगे। गृह मंत्री उस समय थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन एक रियासत जो थी वो खतरनाक ढंग से, हरि सिंह वहां का राजा था, वो अपनी रियासत को मर्ज करने से रोका। विद्रोह हुआ, लड़ाई हुई,
दुर्भाग्य से उस मामले को पंडित नेहरू ने यूएनओ पहुंचा दिया और धारा 370 के अंतर्गत कश्मीर को विशेष सुविधाएं प्राप्त हुई उस सरकार के अंतर्गत, और वो नासूर बनता चला गया। लेकिन उस नासूर को भी वर्तमान सरकार ने दूर कर दिया, धारा 370 समाप्त हो गया। अब पूरे भारत में, पूरा भारत में एक निशान है। निशान मतलब क्या हुआ? कौन सा निशान की बात कर रहा हूं? भारत का क्या है निशान? आज क्या बनाते हैं वो सामने? तिरंगा ये निशान है। पूरे भारत में एक निशान है ना? नहीं तो कश्मीर का निशान अलग होता है। और एक विधान है, विधान मतलब संविधान। आज भारत का संविधान कश्मीर पे भी लागू होता है। नहीं तो एक समय था कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता। धीरे धीरे वो चीजें समाप्त होती गई। आज यह है कि पूरा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक एक है और पूरे भारत पर संविधान का राज चलता है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल इसका स्वरूप यही है। आप परिवार जो होता है ना, परिवार, फैमिली, वो सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे इस रचना की, गणतंत्र की सबसे छोटी इकाई। आपके परिवार में जब कोई बात होती है तो उसका फैसला कैसे होता है आप लोगों ने देखा होगा। पापा, मम्मी, दादा, दादी, चाचा, चाची मिल करके बातचीत करते हैं और एक मिलजुल करके एक फैसले पर एक निर्णय लेते हैं ना। तो वो क्या है? यही गणतंत्र है। सीधा सा गणतंत्र इसी को बोलते हैं। जनतंत्र यही है जहां पर मिल बैठ करके चर्चा करके किसी समस्या के समाधान के लिए हम कोई निष्कर्ष निकालते हो तो क्या बोलते हैं उसको? जनतंत्र। तो आज उसी का पवित्र दिन है, लोकतांत्रिक मूल्यों का पवित्र दिन है। लैंगिक हमने असमानता कभी नहीं की। भारत में पुरुष अलग हो, स्त्री अलग हो, ये कभी हमने नहीं माना। वोटों का अधिकार पूरे यूरोप में, अमेरिका तक में महिलाओं को वोटों का अधिकार नहीं था। बाद में धीरे धीरे आंदोलन के कारण हुआ। लेकिन भारत में कभी भी वोटों के अधिकार से महिलाओं को वंचित नहीं किया गया। इसको बोलते हैं लैंगिक असमानता। कभी नहीं किया गया। एक वोट आप भी देती हैं, एक वोट हम भी देते हैं। सबको अधिकार है। उम्र की बात है, वो तो एक लीगल चीज है। उम्र 18 साल है, ऊपर है तो वोट देंगे। लैंगिक असमानता, कार्य करने की असमानता, असमानता जो है वो हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सह्य नहीं है। धार्मिक असमानता, हमें अपने धर्म के अनुसार अपनी पूजा पद्धति को अपनाने का अधिकार है। हम मंदिर में पूजा करें या मस्जिद में जा करके नमाज पढ़ें या चर्च में जाकर के प्रेयर करें, ये हमारा आउटलुक है, हम करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। उसी तरीके से एक ही घर में, और बताऊं आप हिंदू परिवारों से हैं, एक घर में कुछ लोग शैव होते हैं, भगवान शंकर को मानने वाले होते हैं, कुछ लोग वैष्णव होते हैं, वो विष्णु को मानने वाले, भगवान राम को मानने वाले, कुछ राधे राधे बोल करके कृष्ण भक्त होते हैं, ये सभी होते हैं ना। तो क्या घर में मारामारी करते हैं? शैव ने कभी मारा वैष्णवों को कि तुम बोलो ओम शिवाय नमः, या वैष्णवों ने मारा कृष्ण भक्तों को? कभी नहीं, ऐसा नहीं होता। हम सभी कहीं न कहीं से परिवार के बंधन में वैचारिक रूप से पूजा पद्धति अलग हो, लेकिन हम कहीं न कहीं से एक होते हैं। और इसी को जानते हैं क्या, और थोड़ा सा बड़ा करिए तो वो कहते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे डाइवर्सिटी है। देखिए, इस दुनिया में चीज वही जिंदा रहती है जिसमें डाइवर्सिटी होती है। विविधता जहां होगी वहां पे जीवंत चीजें होगी, और जहां पर एकता होगी, एक जैसा होगा, तो फिर कुछ दिनों के बाद में विखंडन होना शुरू हो जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेट्रोजेनियस और
होमोजेनियस, ये दो शब्द होते हैं। होमोजेनियस का मतलब है एक रूप। क्या हम लोग एक हैं? हम लोगों में कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है, हैं? जब ह्यूमन बीइंग्स एक नहीं हो सकते, एनिमल्स एक नहीं हो सकते, अनेक हो सकते हैं, तो इसका मतलब नेचर भी डाइवर्सिटी को पसंद करती है। लेकिन डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम क्या हैं? यूनाइटेड हैं। और हमारी पहचान क्या है? हिंदुस्तानी, भारतीय हैं हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये होंगे। बच्चों, एक नारा मैं बराबर कहा करता हूं अपने बच्चों से, एक नारा पहले हम लोगों ने भी बचपन में बहुत लगाया, लेकिन अब वो नहीं लगता। बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। नारा वो है हम लोगों ने लगाया जब हम बच्चे थे, तो बहुत बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन ये नारा अब नहीं लगता। इसका मतलब है कि हमको कहीं न कहीं से बांटने की चंद लोगों के द्वारा कोशिश की जाती होगी। उस वाटर टाइट कंपार्टमेंट में आप कभी मत आना, कभी मत आना। हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, हम एक दूसरे को भाई बंधु की तरह समझें। अगर ईद मुसलमान के यहाँ हो तो हम खीर सेवई खाने के लिए जाएं, और अगर हमारी होली होती है तो मुस्लिम भी होली पर गुजिया खाने के लिए आए। 25 दिसंबर को हम क्रिसमस के दिन क्रिश्चियंस के यहाँ जाएं और उनके यहाँ केक खाएं। इस तरह का भाव हम में होना चाहिए। हम भारत माता की संतान हैं, हम सब इस देश की खुशहाली और तरक्की के लिए अमन पसंद हो और इस देश को शिखर पर ले जाए। पूरे विश्व में डंका बजे भारत का, यह देश वैसे डंका बज रहा है, इसमें दो राय नहीं। जो मेधा निकल रही है, जो फील्ड पे जा रहे हैं लोग, वो वाकई कमाल के हैं। 2-3 नाम मैं लूंगा, सुंदर पिचाई का नाम लूंगा, पराग अग्रवाल का नाम लूंगा। आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किधर। इंदिरा नूई, ये सब क्या है? ये भारतीय हैं। और आइंस्टीन को तो आप जानते होंगे, कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो आइंस्टीन को न जानता हो। उसने कहा था कि पूरे विश्व को भारत का गुलाम, इतना तक कहा था कि भारत का गुलाम तक होना चाहिए, भारत को मानना चाहिए कि उसने पूरे विश्व को दिया। काउंटिंग, गणना अगर पूरे विश्व को दिया है तो किसने दिया है? भारत ने दिया। 0 किसी ने दिया है तो आर्यभट्ट ने दिया है, भारत ने दिया है। कल्पना करिए वो 0 नहीं होता तो गणना कैसे होती, काउंटिंग कैसे होती। और वो देश है, आइंस्टीन के ये शब्द हैं, मैं दिखा दूंगा आपको, मैं कपोल कल्पित बात नहीं बोल रहा हूं। आइंस्टीन ने कहा था, वी ओ मच टू इंडिया दैट गेव द वे ऑफ काउंटिंग। ये उसका शब्द है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के ये शब्द हैं। और आइंस्टीन कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, पूरे दुनिया का। अब वो बात अलग है कि आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी उस पर विध्वंस भी हुआ, उसी के थ्योरी पर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम फोड़े, सही है। लेकिन उसी के थ्योरी पर आज बहुत सारे विद्युत ताप, परमाणु विद्युत ताप स्टेशन भी चल रहे हैं। तो ये आग होती है बच्चों, आग को हम जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आग से हम खाना भी बना सकते हैं और आग से हम किसी का घर भी जला सकते हैं। निर्णय हमको लेना है कि खाना बनाना है कि घर जलाना है। तो ऐसी स्थिति में आज मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमेशा सकारात्मक सोचिए आप बच्चों। और दूसरी बात, देश के लिए देशभक्ति का भाव रखें, अपने देश को महान बनाने की कोशिश करें और साथ ही साथ पढ़ लिख कर हम कुछ क्रिएटिव वर्क करें। आप लोग डांस इंस्टीट्यूट में हो, भगीरथ जी के शिष्य हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। भगीरथ भी बहुत अच्छे वो कलाकार भी हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे वो कोरियोग्राफर भी हैं, नृत्य भी बहुत अच्छा सिखाते हैं। हमारा संपर्क इनसे 10 साल से है और मैं इनकी सराहना करता हूं। और आप लोग आगे बढ़ें, कला को जिंदा रखें। ये कला है, नृत्य एक कला है, इसको सीखना चाहिए। नृत्य को
आगे बढ़ाना चाहिए। और नृत्य के रूप में आप जो सबसे बड़ी मूर्ति देखते हैं, तो देख रहे हैं ना, नटराज। ये मूर्ति, ये जो मैंने पोस्चर है, ये पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। नृत्य तो पूरे विश्व में है, लेकिन नटराज का यह जो पोस्चर है, ये पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। आप अपने घरों में नटराज की एक प्रतिमा इस तरह की छोटी हो बड़ी हो जरूर रखिएगा, और आराध्य के तौर पर उनको याद करते हुए आप सीखें। ये इंस्टीट्यूट आगे बढ़े, तरक्की करे, इसके जन्मदिन पर यही मेरी दुआ है। ईश्वर आपको सलामत रखे, ईश्वर आपको खुशहाल रखे। इन्हीं कामनाओं के साथ गणतंत्र दिवस और इस इंस्टीट्यूट के जन्मदिन के अवसर पर तमाम बधाइयां, सारी बधाइयां और शुभकामनाएं।